N2 दिया था, तो N2 में आप लोगों ने N2, N2 प्लस और N2 माइनस के लिए MOT डायग्राम, तो अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करवाऊं जैसा कि उस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज अनदर 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड नाइट्रोजन। दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s ऑर्बिटल फॉर द सेकंड नाइट्रोजन। इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz, यहां पर भी 2px, 2py, 2pz। तो यहां पर जो पैटर्न बनाना था, हमने कहा था कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। और क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, तो पैटर्न कौन सा आएगा? देयरफॉर so this is sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स भर दो नाइट्रोजन की एटॉमिक कन्फिग्रेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3, तो 2 4 3 7, 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। और जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब की बार यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आपने ऐसे किया था होमवर्क में? ऐसा ड्रॉ किया होगा होपफुली। एक ही तो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। तो अब आप ये देख सकते हो कि नाइट्रोजन के लिए ये ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, होमो, एंड दिस इज इट्स लूमो। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल इन एनर्जी विद पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। इसी ऑर्डर में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py इक्वल इन एनर्जी, सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल करवा दो, 2 - 2 0, बॉन्डिंग 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 0, डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 0, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 0, 1 2 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग में नो इलेक्ट्रॉन। तो 6 - 0 by 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। सो नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि यहां कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, सो N2 इज डायमैग्नेटिक। अगर हम N2 प्लस की बात करें या N2 माइनस की बात करें, तो N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 की बजाय 5 रह जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर
5 माइनस 0/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। और अगर यही N2 माइनस हो तो अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है, सो दैट हैज टू बी एडेड इनटू वन ऑफ दीज ऑर्बिटल। तो जैसे आप एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, बॉन्डिंग में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइड बाय 2, 2.5। सो बॉन्ड ऑर्डर N2, N2 प्लस, N2 माइनस का दिस विल फॉलो दिस ऑर्डर। क्या आपका भी ऐसा है? राइट, पैटर्न देयरफॉर करते हुए आपने भी बॉन्ड ऑर्डर 3, 2.5, 2.5 निकाला। अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, दैट इज मोस्ट स्टेबल, सो N2 इज मोस्ट स्टेबल देन N2 प्लस और N2 माइनस। अगर इन दोनों में कंपैरेटिव स्टेबिलिटी पूछी है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता था तो आपको याद होना चाहिए जिसके एंटी बॉन्डिंग में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज काउंटेड एज लेस स्टेबल। तो एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन फॉर N2 प्लस, बट N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट इज काउंटेड एज लेस स्टेबल। सो N2 ग्रेटर देन N2 प्लस, ग्रेटर देन N2 माइनस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इज रिवर्स ऑफ दिस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्योंकि N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा तो ये अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, सो बोथ N2 प्लस एंड N2 माइनस विल बी पैरामैग्नेटिक। राइट, पहले तो मुझे ये बताओ मार्क्स पूरे मिले कि आपने बिल्कुल ठीक किया? गुड, क्योंकि आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछेगा ना तो यही पूछेगा, एग्जाम में सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं। गुड, अब जिस चीज का आपको इंतजार है कि सर ये आपने एनर्जी का जो ऑर्डर था पैटर्न चेंज क्यों किया, हम तो सिंस देयरफॉर करते थे लेकिन आपने देयरफॉर कर दिया, तो उसका आंसर मैं जरूर समझाऊंगा, पर मुझे लगता नहीं कि वो समझ आएगा। अगर ना भी समझ आए ना, टेंशन मत लेना, कोई आपसे रीजन नहीं पूछने वाला। और ये जो क्या लॉजिक है 14 इलेक्ट्रॉन तक का, 14 से कम पे ये, 14 से ज्यादा पे वो, तो हम उसी का आंसर अब मैं दूंगा। पर ये ध्यान रखना दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, जस्ट टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। बट उसके बाद हो सकता है कुछ का कंफ्यूजन बढ़े और वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी ज्यादा उसके लिए परेशान मत होना। उसको लिखने की जरूरत खैर नहीं है, पर मुझे पता है कि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको तसल्ली से नहीं होगी। बट ये ध्यान रखना जितना आपने अभी तक कर लिया कल और आज, वो सब आपको एग्जाम के लिए वही पूछा जाएगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कोर्स। तो आप चाहो तो अगले 5 से 6 मिनट के लिए मुझे म्यूट भी कर सकते हो। बट इफ यू वांट, यू आर फ्री, लाइक यू आर मोस्ट वेलकम टू हियर द एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मान लेता हूं कि मैं यहां पे आपको ऑर्डर पुराना वाला जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको उसमें ले जाता हूं। Let us suppose this order is since which you were expecting, because sigma is stronger than, sigma bond is stronger than pi bond, so sigma orbital they interact more
The extent of overlapping in sigma orbital is large, so their energy decreases more. What we expect? कुछ एटम्स ऐसे हैं, कौन कौन से एटम्स? लिथियम 2, बेरिलियम 2, बोरॉन 2, कार्बन 2, N2. कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है. जैसे जैसे मैं लिथियम से बोरॉन, बोरॉन से बेरिलियम, बेरिलियम से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन में जैसे जैसे मैं अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, सेकेंड पीरियड में 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है. लेट मी गिव यू द डाटा. Energy difference of 2p and 2s. This difference is 1.8 in electron volt. The units are electron volt for Li2, 2.8 for beryllium 2, 4.5 for B2, 5.3 electron volt for C2, 6 electron volt for N2, and 15 electron volt for O2, 20.5 electron volt for F2. तो आप ये देख सकते हो 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कैसे लिथियम से, बेरिलियम से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक बढ़ता जा रहा है. आप मुझे एक चीज नोट करके बताओ, ये जो एडजेसेंट वैल्यूज का जो डिफरेंस है ना, लाइक 2.8 माइनस 1.8, 4.5 माइनस 2.8, सबसे बड़ा डिफरेंस एडजेसेंट वैल्यूज में एकदम कहां आया? नोट करो, कहां एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम आया एडजेसेंट वैल्यू में? बेरिलियम से लिथियम में ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस, बोरॉन से बेरिलियम में ऑलमोस्ट 1.7 का डिफरेंस, बोरॉन से कार्बन में ऑलमोस्ट 0.8 का डिफरेंस. सबसे बड़ा डिफरेंस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में आया, क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ गया. तो ये जो हमारे लिए बाउंड्री बन गई, जो मैंने कल आपको लॉजिक दिया था ना, 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम, वो यही था कि N2 से जैसे हम O2 में जाते हैं, दिस डिफरेंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. इसलिए N2 तक ही वो जो पैटर्न का वेरिएशन आता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, कार्बन में 12 है, यहां 10 है, यहां 8 है, यहां 6 है, तो वो 14 का कॉन्सेप्ट कुछ इसी से रिलेटेड है. होता क्या है, जब तक 2p और 2s का एनर्जी डिफरेंस 1.8, 6 तक रहता है, इस रेंज में रहता है, ये 2p और 2s आपस में दे कैन इंटरमिक्स, इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं sp मिक्सिंग. और उस sp मिक्सिंग का नतीजा क्या होता है? ये जो सिग्मा 2s ऑर्बिटल है और ये सिग्मा 2pz, ये आपस में लीनियरली कंबाइन करते हैं. दे अगेन डिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी विद ईच अदर. और यही काम सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2p के साथ होता है. एंटी बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग के साथ, सिग्मा वाले का सिग्मा के साथ, इसी तरह सिग्मा 2s का सिग्मा 2pz के साथ.
this intermixing or this linear combination takes place, जिससे ये होता है कि इसकी एनर्जी जो लोअर ऑर्बिटल है, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, ये लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को थोड़ा और घटा ले, यानी कि अपनी एनर्जी को थोड़ा और मिनिमाइज कर लेता है, नीचे ले आता है। लेकिन सिग्मा 2pz अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि इस मिक्सिंग का ये रूल है कि जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे होगा वो अपनी एनर्जी घटाता है, और जो ऑर्बिटल हायर एनर्जी का होता है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है। तो होता ये है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी जब बढ़ती है, सिग्मा 2pz की जब एनर्जी बढ़ती है तो ये शिफ्ट होके इसे क्रॉस कर जाता है, इसलिए ये जो पैटर्न है ये देयरफॉर दिखता है। सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2p के साथ मिक्स हुआ, और इनकी मिक्सिंग से इसकी एनर्जी भी थोड़ी घटी, उसकी एनर्जी भी थोड़ी बढ़ी, इसकी एनर्जी भी थोड़ी घटी, इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी, पर जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है ये एक्सीड कर जाता है पाई वालों को, पाई वालों के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी बढ़ जाती है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2p2s ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड sp मिक्सिंग। और ये मिक्सिंग तभी तक हो पाती है जब दो ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस लो रेंज में है। जैसे ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस हो जाता है N2 से O2 में, दिस मिक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस, इसलिए हमारा पैटर्न वही रह जाता है सिंस देयरफॉर। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं, रिपीटेडली एक बार दोबारा बता देता हूं, 2p2s ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस जिन एलिमेंट में कम होता है उनमें सिग्मा 2s सिग्मा 2pz के साथ इंटरमिक्स करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा, और सिग्मा 2s की एनर्जी घटती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ती है, और इसकी एनर्जी बढ़ने से इसका ऑर्डर इन दोनों को एक्सीड कर गया। सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2p के साथ मिक्स होगा तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी घटेगी, सिग्मा स्टार 2pz की बढ़ेगी। पर इनका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये थोड़ा नीचे भी आया तो वो रहता सिग्मा 2s के ऊपर ही, सिग्मा स्टार 2p और भी ऊपर चला गया वो रहेगा तो देयरफॉर ही, पर जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है ये क्रॉस करके देयरफॉर का पैटर्न बना देता है। सिग्मा 2s लोअर एनर्जी में गया, थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, पर वो रहेगा सिग्मा स्टार बनने से ऊपर ही, क्योंकि मिक्सिंग इन्हीं की हो रही। इसलिए वो जो एनर्जी का ये जो शिफ्टिंग मतलब एनर्जी का जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिग्मा 2p की एनर्जी को एक्सीड करा देता है पाई 2p वालों से, इसलिए ये जब ऊपर शिफ्ट करेगा तो आपको देयरफॉर दिखता है। एंड this mixing of s and p orbital does not happen when you have O2 F2 जहां एनर्जी डिफरेंस इज ऑलरेडी हाई। यही रीजन है और कोई रीजन खास नहीं है इसमें, राइट। सो जब तक इलेक्ट्रॉन्स 14 है, यानी कि N2 7 into 2 14 इलेक्ट्रॉन, तभी तक ऐसा होता है। जैसे O2 F2 हायर में जाओगे ये मिक्सिंग होनी बंद हो जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि रीजन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पर हाँ आपको ये पता होना चाहिए sp मिक्सिंग का मतलब क्या है। तो उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहां पे। इन मॉलिक्यूल्स लाइक Li2 Be2 B2 C2 N2, mixing of 2s and 2p orbitals, that is called sp mixing। आपको ये नाम पता होना चाहिए, sp mixing, बस। So mixing of 2s 2p results in redistribution of energy such that sigma 2s mix with sigma 2pz and gets stabilized and
such that sigma 2s mix with 6-2pz in such a way energy of sigma 2s gets lowered and that of sigma 2pz gets raised. सिग्मा 2s की एनर्जी घटेगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ती है. And due to this, sigma 2pz becomes higher in energy than pi 2px and pi 2py. Similarly, intermixing of sigma star 2s and sigma star 2p intermix and redistribute their energy in such a way that sigma star 2s gets lowered in energy and sigma star 2pz gets higher in energy. And this sp mixing does not take place as energy difference of 2p and 2s subshell increases from O2 and onwards. तो बेसिकली मैंने सिंपल इतनी चीज सिखाई कि जैसे यहां पे ये जो पैटर्न था, सिंस देयरफॉर, और यहां अपने पास सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s ऑर्बिटल जो थे, दिस इज ए सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. तो 2s और 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग, यानी कि इनकी मिक्सिंग, यानी कि 2s और 2p वालों की मिक्सिंग, let's say 2s mix with 2pz, 2s mix with this 2pz, and due to this their intermixing, the sigma 2s and sigma 2pz they exchange their energy in such a way, ये अपनी एनर्जी थोड़ा घटाता है और ये अपनी एनर्जी बढ़ाता है. तो जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है तो ये उठ के राइज कर जाएगा और ये पाई 2px, पाई 2py के कंपैरिजन में हायर एनर्जी में आता है. इसी तरह सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2ps के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सच दैट इसकी एनर्जी थोड़ी घटती है, इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है.
तो ये जब नीचे गया, ये थोड़ा नीचे गया, इनका ऑर्डर नहीं बदला, ये ऊपर गया, ये देयरफॉर रह गया, पर जैसे ये राइज कर गया तो यहां पैटर्न देयरफॉर बनता है। और ये एस और पी की जो मिक्सिंग हो रही है इन दोनों ऑर्बिटल की, ये होनी बंद हो जाएगी जैसे ही आप नाइट्रोजन से O2 F2 में जाते हो, क्योंकि वहां एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिटल का एक्सीड मतलब ज्यादा होने लगे, एंड दैट डज नॉट अलाउ देम टू मिक्स। तो वहां कोई ऐसा पैटर्न चेंज नहीं होता। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन नोट, पर एमओटी यहां पे खत्म है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मुझे इसमें शीट से रिलेटेड 2-3 सवाल कराने हैं, जो कल कुछ बच्चों ने मेरे को डाउट के फॉर्म में पूछे थे। तो आप हेडिंग बना दो, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोटेड। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं है आशय जैन, इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, अब जो मैं आपको बताने लगा हूं वो एमओटी का एक ऐसा पार्ट है जो यूजुअली एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, पर वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई ने मैच द कॉलम में पूछा था। और इसी क्वेश्चन को आप एमओटी में एक खास क्वेश्चन आपको मिलेगा शीट, जब आप सॉल्व करोगे उसमें आप कुछ वर्ड देखोगे शीट में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां आपसे कुछ ऐसे वर्ड पूछे होंगे, दिस एंड दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जस्ट ए मिनट। आई एम ऑडिबल टू यू राइट? ओके, कुछ बच्चे पूछ रहे टॉपिक का नाम। हम यहाँ पे जितने भी एमओटी पढ़ेंगे सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में शांतनु, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमारा वो एमओटी अपने सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ओके, जब आप शीट के सवाल लगाओगे तो आपको वहां पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपकी शीट में एमओटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किसी ने मुझे कल ही भेजा था। आई डोंट नो कल उसने शीट से भेजा था, कहीं ये लिखा हुआ था ऐसे वर्ड एक्सरसाइज 1 में शायद। लेट मी चेक।
जहां ये वर्ड है जीरेड अनजीरेड, किसी सवाल में था, आई डोंट नो उस बच्चे ने कहां से भेजा था, उसने कहा था कि शीट में। ओके एनीवेज, आई एम नॉट फाइंडिंग इट राइट नाउ, बट ये कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेगा ये शब्द। ओके छोड़ो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। एक्चुअली हेडिंग ये बनाओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपको आपकी शीट में मिलेगा नहीं, ऐसा ये टॉपिक शीट में मेंशन नहीं है, बट एक एडिशनल टॉपिक। आपको ये पता कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने पढ़े, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी पढ़ा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब दो इलेक्ट्रॉन वेव एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो दो इलेक्ट्रॉन वेव है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। और आपको अगर ध्यान हो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने ये भी पढ़ा था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 psi 2 अमाउंट से बढ़ जाती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल प्रोबेबिलिटी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में 2 psi 2 अमाउंट से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घट जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेट लोअर्ड, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हायर एज कंपेयर टू टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर द लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। ये सब आपने पहले पढ़ा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे आपने एस ऑर्बिटल की शेप देखी स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की डंबल, डी ऑर्बिटल की डबल डंबल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी कुछ शेप असाइन की गई है। पर ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे आर जस्ट हैविंग देयर एग्जिस्टेंस ऑन पेपर पेन, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो उनको इमेजिन मत करना कि वो सच में कुछ ऐसी चीजें हैं। दे आर बेसिकली रिजल्ट ऑफ सम क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। मान लो आपको कभी कोई ऐसे पूछ ले, दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज न्यूक्लियस, और आपको यहां पे साइन लगा के दे दी जाए प्लस 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 माइनस, और आपसे पूछा जाए बताओ यहां कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यहां कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये कुछ कुछ वीबीटी की तरह ही है जो हम पिछली क्लासेस में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में पढ़ते हैं। जब भी कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो एस ऑर्बिटल है, दिस इज एस, दिस इज एस ऑर्बिटल, मान लेते हैं 2s2s, और हमें पता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2s लीनियरली कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जब कभी आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल में ये जो साइन दिख रहे हैं ना प्लस प्लस, ये सेम साइन दिखे प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसका ये मतलब ये होता है कि ये वेव फंक्शन के साइन, और यदि दो ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के साइन सेम दिखा के आपको ये पूछा जाए बीच में प्लस साइन, इसका मतलब ये है दो इलेक्ट्रॉन वेव इंटरफेयर करने लगी। जो दो इलेक्ट्रॉन वेव इंटरफेयर करने लगी हैं वो प्लस प्लस इंडिकेशन है, लेकिन वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है ये आपने अंदाजा यहां से लगाया। अगर वेव फंक्शन का साइन सेम होगा इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन वेव आर गोइंग टू इंटरफेयर विदाउट एनी फेज डिफरेंस, मींस इन फेज ओवरलैपिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहां आप बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा।
पर रिमाइंडेड बच्चों, ये साइन किसके हैं? वेव फंक्शन के। डोंट से कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते वक्त डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसे दिखाने का तरीका होगा कि दोनों के वेव फंक्शंस का साइन ऑपोजिट होगा। दिस प्लस इंडिकेट्स कि दे आर गोइंग टू इंटरफेयर, बट दिस प्लस एंड माइनस इंडिकेट दैट दिस इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन वेव्स आर गोइंग टू मिक्स विद ईच अदर आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ऐसे केस में यहां क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कई बार आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। यहां मैंने साइन आपको ऐसे दिखा दिया। किसी ने ऐसे दिखा दिया। तो अब अगर कोई हमें ये कह दे ये दो पी ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करने लगे हैं, बताओ इसका आउटकम बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा? तो आपने ये देखना है जो दो लोब्स इंटरफेयर कर रहे हैं, करने वाले हैं, क्या उनमें वेव फंक्शन का साइन सेम है? तो मैं बोलूंगा दिस रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ का आउटकम, यहाँ की लीनियर कॉम्बिनेशन will produce bonding molecular orbital, यहाँ की रिप्रेजेंटेशन will produce anti bonding molecular orbital, and यहाँ की रिप्रेजेंटेशन, यहाँ की लीनियर कॉम्बिनेशन will produce again bonding molecular orbital। तो क्या आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान इन साइन से कर पाओगे? अब क्या ये देख पाओगे कहां बॉन्डिंग बनेगा, कहां एंटी बॉन्डिंग बनेगा? राइट, गुड। तो अब मैं आपको ये शेप बताने लगा कि इनकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है या दिखाई जाती है। वो आपने गेस नहीं करनी, वो मेरा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, मुझे बता। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आउट ऑफ फोकस हो रहा है या ऑटो फोकस हो रहा है, पर उसका इलाज तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है मैं उसको डबल टैप कर दूं या स्पॉटलाइट कर देता हूँ वीडियो, उससे मैक्सिमम, क्योंकि सुबह भी मैंने क्लास ली, मुझे बच्चों ने कहीं ऐसी कोई कंप्लेन नहीं दिखाई। I think everything is fine. So I just have double tapped on the screen. Maybe it will control, but इसका कोई इलाज नहीं. Just ignore it. तो अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, दिखाना कैसे है, ध्यान से समझना। मान लो मैंने Z को Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, Z एक्सिस। दिस इज Z एक्सिस। अब जब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी कंस्ट्रक्टिवली, इसको हम ऐसे दिखाते आए वीबीटी में। एक्चुअल में एमओटी क्या कहती है कि जब यहां लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम यहां स्पेंड करेगा, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कैसे किया जाता है? लाइक दिस। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज शोन लाइक दिस। This is two nucleus. This is their just boundary. This boundary is shown like molecular orbital. यहां दो न्यूक्लियस और इसका साइज बड़ा करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये दिखाना, साइज बड़ा करके दिखाना ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पेरेंट्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा है। दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। तो मैं इसके लिए नाम लिखूंगा सिग्मा 2s, एंड लेट्स से दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहां वेव फंक्शन का साइन क्योंकि प्लस प्लस था, तो यहां भी प्लस, एंड दिस रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल में वेव फंक्शन के साइन ऑपोजिट हैं। दे विल ओवरलैप डिस्ट्रक्टिवली, मतलब दे विल ट्राई टू कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यू कैन से लाइक दिस। तो यहां जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको कैसे दिखाते हैं?
लाइक दिस। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज घटा के दिखाना है, छोटा कर देना। छोटा साइज ऑफ ऑर्बिटल दिखाने का ये मैसेज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस इन दिस एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम वक्त न्यूक्लियस के बीच में नहीं बिताएगा, लाइक जैसे यहां हो रहा था। इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड मोर टाइम इन देयर ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल, अपने अपने ऑर्बिटल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस की रिपल्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्टेबलाइज कर दे। हमने देखा था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर लेस स्टेबल देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब उसका कारण बताया जा रहा है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस स्पेंड करते हैं अपने ऑर्बिटल में, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस टू 0। इसलिए ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन मान लूं, दिस इमेजिनरी प्लेन which is between the two nucleus, this is called nodal plane। और नोडल प्लेन वो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। सो नोडल प्लेन आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बट नॉट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्यों आए? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घट गई थी। So between the nucleus, probability of finding electron is 0, and electron is most likely to be present in their own atomic orbitals or in away from the nucleus. इसलिए this is the representation of sigma star 2s। तो आपने करना क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन करेंगे बट इस लीनियर कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरऑल नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो छोटा करके दिखाना है और यहां बड़ा करके दिखाना है। और दो न्यूक्लियस के बीच में आपने दिखा देना नोडल प्लेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इन बिटवीन द न्यूक्लियस इज 0। सो न्यूक्लियर रिपल्शन, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट न्यूक्लियस रिपल्शन मेक्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेस स्टेबल। अब इसे मैंने बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से जेड एक्सिस। इसी तरीके से अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल, मान लेते हैं कि दिस इज 2pz, जेड एक्सिस पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज 2pz। this is their nucleus, this is nucleus of first atomic orbital and say this is nucleus of second atomic orbital, this is nucleus। तो अगर इन दोनों में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और ये दोनों का साइज, वेव फंक्शन का साइन सेम है, तो इनकी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। दिस इज न्यूक्लियस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इस रीजन में क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां मैक्सिमम है, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। इसको दिखाया कैसे जाएगा? क्योंकि यहां कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई तो यहां का रीजन बड़े साइज का दिखाना है। इन लोब्स ने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया, इन वालों ने, तो इनका साइज छोटा। और क्योंकि ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां नोडल प्लेन नहीं आएगा और यहां साइन प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस। अब क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है तो दिस इज सिग्मा 2p z। अब यहां पे दोनों में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी क्योंकि यहां वेव फंक्शन का साइन माइनस है और यहां प्लस है, और इन दोनों की ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्टिवली होगी, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इन लोब्स में घट जाएगी, एंड यू विल शो देम लाइक दिस।
यानी कि जिन ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी उनका साइज छोटा दिखा देना, जिन्होंने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उनका साइज बड़ा दिखा देना। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इमेजिनरी प्लेन in this plane which is passing between the two nuclei. This is called nodal plane, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0। तो ये साइन प्लस, यहां माइनस, माइनस, प्लस, तो दिस इज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब मैं इसका नाम रखूंगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो शेप है ऑर्बिटल्स की कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको जैसे ओवरलैपिंग करके दिखानी है कि जहां पर सेम साइन दिखेगा। अब एक बच्चा है, मुझे आप बताना मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहता, बेचारे की काफी, चलो छोड़ो। वो पूछ रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्टेबल कौन सा होता है। क्या हमने इतने दिन से एमओटी पढ़ रहे हैं, क्या अभी तक हमें यही नहीं पता लगा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में स्टेबल कौन होता है। ये तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने उसका नाम लेके नहीं बताया। वो पूछ रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं उसे यही बोलूंगा कि प्लीज बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेस पढ़ो, कुछ कभी पढ़ लो, घर पे रिवाइज कर लो। अब मैं यहां पे आपको एक नई चीज सिखाने लगा हूं। अब आपको एक दो वर्ड सिखाता हूं, जीरेड एंड अनजीरेड। जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। इट्स ए जर्मन वर्ड हुज मीनिंग इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल। अब आपने क्या काम करना है, अब मैं आपकी एक इमेजिनेशन का टेस्ट लूंगा। आपको किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पता है तो उस ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। लाइक यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल है यहां पर, तो उस ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। लाइक ऐसे समझ लो, ये सिग्मा 2s है, ये एक गुब्बारा है, बैलून है, उस बैलून के अंदर से एक रॉड है, उस बैलून में से एक रॉड डाली हुई है और उस रॉड के अराउंड घुमाना है। तो एक बार रोटेशन करना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, और उसके बाद अगर उस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन है तो दूसरा रोटेशन नोडल प्लेन के अराउंड करना है। और फिर ये देखना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के बाद और फिर नोडल प्लेन के अराउंड रोटेट करने के बाद जो ऑर्बिटल की अपीयरेंस होगी क्या वो पहले जैसी है। अगर अपीयरेंस बदल गई तो आप बोलोगे अनजीरेड, अगर अपीयरेंस नहीं बदली तो जीरेड। मैं फिर से बताता हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल को रोटेट करना एक बार, और फिर नोडल प्लेन अगर हुआ तो नोडल प्लेन के अराउंड भी रोटेट करना। तो उसके बाद देखना कि क्या उस ऑर्बिटल की अपीयरेंस पहले से बदली है या नहीं। अगर अपीयरेंस बदल गई तो वो अनसिमेट्रिकल है, अनजीरेड, और अगर नहीं बदली तो वो बनेगा आपके लिए सिमेट्रिकल यानी कि जीरेड। फॉर एग्जांपल ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और ये एक बलून है, लाइक सिंपल, इसमें तो एक वेव फंक्शन का साइन प्लस है। जब मैं इसे ऐसे रोटेट करूंगा तो ये कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि उसकी अपीयरेंस तो वैसी की वैसी रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव दिस रूल, दिस इज लाइक एस ऑर्बिटल, एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इसकी अपीयरेंस तो नहीं बदलेगी, अपीयरेंस तो वही रहेगी ना, और मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूं तो इट इज जस्ट रोटेटिंग। इनफैक्ट आई शुड यूज इट स्पिनिंग। तो बेसिकली मैं कहूंगा इसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इट विल रिमेन सिमेट्रिकल। तो मैं इसके साथ पैरों में सिंबल लगाऊंगा जी, जी मतलब जी रेड, जी रेड मतलब सिमेट्रिकल। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां वेव फंक्शन का साइन प्लस था, यहां माइनस था, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं,
this is plus, this is minus, this is internuclear axis and this is nodal plane. तो हमें एक रोटेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे देना है। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे मेरे पास ये दो रोल है, तो पहला रोटेशन मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दिया तो ये ऐसे ही घूमा, लाइक ऐसे, उससे कोई चेंज नहीं आया। पर जब आपने इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे अब रोटेट किया ऐसे, तो ये घूम के इधर आ जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, जो राइट वाला है वो घूम के लेफ्ट में आ जाएगा। यानी कि जब आप इसके अराउंड रोटेट करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ये माइनस इधर, ये प्लस इधर। तो मैं कह दूंगा अब इसकी अपीयरेंस आफ्टर टू रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सेकेंड रोटेशन अराउंड परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, इसके अराउंड रोटेट करना है, लाइक दिस, ये इधर और वो पलट के उधर। तो अब इसकी अपीयरेंस इसके जैसी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव वाली लोब राइट में है, यहां नेगेटिव वाली लोब लेफ्ट में है। तो मैं कह दूंगा दिस ऑर्बिटल इज अनसिमेट्रिकल। तो इसके लिए इसके पैरों में साइन लगेगा यू, यू मतलब अनजीरेड। तो दिस इज अनजीरेड, दिस इज जीरेड। आई होप यू गॉट द मीनिंग, जीरेड अनजीरेड, राइट। अब अगर यही वाला टेस्ट, सेम टेस्ट हम सिग्मा पी और सिग्मा स्टार पी पे चेक करें, यानी कि हम इन पे चेक करते हैं और इन पे चेक करते हैं। अब मैं इसमें कोई नोड तो आई नहीं, तो इसको तो रोटेट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे करना, लाइक इसी एक्सिस पे रोटेट करना, इसी के अराउंड। तो ऑब्वियसली इट इज लाइक टॉफी। तो टॉफी को मैंने ऐसे घुमा दिया तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, जस्ट ये स्पिन करेगी, पर नेगेटिव तो यही रहेगा, नेगेटिव तो यही रहेगा, प्लस तो यही रहेगा। अगर मैं यही काम यहां करूं, मैं इसको यहां बड़ा बड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, दिस इज से प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसके अराउंड स्पिन करने से, रोटेट करने से कुछ चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन जब आप इसे नोडल प्लेन के अराउंड ऐसे रोटेट करोगे, लाइक ऐसे ऐसे, तो ये उठ के इधर और ये उठ के उधर जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा कुछ, ये नेगेटिव उठ के चला गया इधर और ये प्लस उठ के चला गया इधर। तो अब आप बोलोगे इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राउंड रोटेशन और नोडल प्लेन के राउंड रोटेशन देने के बाद इसकी अपीयरेंस बदल गई है, क्योंकि यहां पॉजिटिव लोब राइट में थी, यहां नेगेटिव लोब राइट में, नेगेटिव लोब लेफ्ट में है, यहां पॉजिटिव लोब इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट इज अनसिमेट्रिकल। तो मैं बोलूंगा सिग्मा स्टार 2pz यू, सिग्मा 2pz जी, राइट। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पे आप ये कंक्लूजन नहीं निकालोगे कि हर बार एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरेड होगा, ये जरूरी नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। कुछ हद तक बात सही है, लेकिन इसे हम रूल नहीं बनाएंगे। ओके तो आपने जीरेड अनजीरेड पहचान लिया, सीख लिया। तो जीरेड इज सिमेट्रिकल, अनजीरेड मीन्स अनसिमेट्रिकल। लेट्स से आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। एस ऑर्बिटल का मिक्सिंग करवाते हैं किसी पी जेड के साथ। लेट्स से जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। So let's say this is positive sign of wave function here, and in this lobe it is negative sign of wave function. This is s orbital में ये positive sign. Next combination positive sign, negative, positive, and this is a internuclear axis.
negative, positive. But please do remember, don't forget, this is the sign of wave function. This is not electron charge. Now, the two overlapping lobes, they are interfering constructively here because they both have same sign of wave function. So both are in phase overlapping, both representing now in phase overlapping. So this overlapping will be like this. प्लस प्लस माइनस. तो अब मैं इसको दिखाऊंगा कैसे. यहां ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव हुई है, बड़ी लोब छोटी लोब, नेगेटिव पॉजिटिव. सो नाउ दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो इसके अराउंड रोटेट करो, स्पिन करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो कुछ नहीं होगा, जस्ट ये स्पिन करेंगी, पर ये उठ के इधर और ये उठ के इधर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. सो दिस इज सिग्मा SPG. But don't think it is hybrid orbital. I'm just simply saying mixing of S with mixing of P. अगर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की मैं बात करूं, दिस इज पॉजिटिव साइन, दिस इज नेगेटिव साइन, दे विल ट्राई टू ओवरलैप डिस्ट्रक्टिवली. तो यहां पर इनकी ओवरलैपिंग से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घटेगी और इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो इसे मैं दिखाऊंगा कैसे. इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया. पी ऑर्बिटल साइज कुछ ऐसा है, यानी कि इस लोब का साइज बड़ा है, इस लोब का साइज छोटा है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज न्यूक्लियस. तो अब यहां बन गया नोडल प्लेन. तो साइन ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. अब यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करो. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेशन तो कुछ नहीं चेंज लाएगा, लेकिन जब आप नोडल प्लेन के अराउंड रोटेट करोगे, यानी कि ऐसे घुमाओगे, तो ये उठ के लेफ्ट में और ये उठ के राइट में चला जाएगा. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो मैं कहूंगा कि नाउ इट्स अपीयरेंस इज नॉट सेम लाइक दिस. सो दिस सिग्मा स्टार SP is U, ungirate, right? Sigma SP molecular orbital bonding and sigma star anti-bonding molecular orbital. तो जहां नोडल प्लेन आपको दिख रहे हैं, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, वो अनजिरेड है, अनसिमेट्रिकल है. अभी तक हमने बातें सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल्स की थी, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. अब एक बार पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करते हैं. ऑब्वियसली अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z माना है, तो ओनली 2pz के साथ हेड ऑन ओवरलैप करेगा. तो पाई बॉन्ड किस किस की लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा? 2py विद 2py. तो लेट अस सपोज दिस इज Z एक्सिस. तो 2pz ऑर्बिटल अगर होता तो वो हेड ऑन ओवरलैप करता विद अनदर 2pz. पर आई एम टॉकिंग ऑफ 2py ऑर्बिटल, और y एक्सिस के अलोंग 2py इज लाइक दिस. दिस इज न्यूक्लियस एंड वेव फंक्शन का साइन प्लस माइनस. दिस इज Z एक्सिस, this is y axis, this is positive, this is negative, this is 2py, this is 2py, and now they are going to overlap parallelly with each other. Head on overlapping नहीं, parallelly, pi bonding, pi bond बनाने जा रहे हैं. So they should be shown like this: positive positive, नेगेटिव नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग. तो मैं बोलूंगा क्योंकि यहां दो ओवरलैपिंग लोब्स में सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन है, तो इसका साइज बड़ा करके दिखा दो, इसका साइज बड़ा करके दिखा दो. तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसे? दिस इज लाइक दिस. दिस इज से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज शोन लाइक दिस. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, पॉजिटिव नेगेटिव. अब यहां एक चीज समझने वाली बात है. क्या समझने वाली बात है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है.
जेड एक्सिस पर तो सिग्मा ओवरलैपिंग होती, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑन द जेड एक्सिस, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस में है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग है। तो सपोज मैं ये कह दूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सिग्मा ऑर्बिटल्स का प्लेन, तो परपेंडिकुलर प्लेन पाई ऑर्बिटल्स का, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा। अब मैं ये कह सकता हूं सिग्मा वाला प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ही मिलेगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं मिलेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो वो नोडल प्लेन कहलाता है। तो मैं कहूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोडल प्लेन फॉर द पाई ऑर्बिटल, क्योंकि पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पाई इलेक्ट्रॉन इज 0। तो मैं कहूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज ए नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर कोई इनको बोले रोटेट करो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करो, तो जब आप इसे ऐसे रोटेट करोगे आपकी बार ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव और बीच में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस से। अब की बार इसकी अपीयरेंस बदल गई, तो ये जो मैंने पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया था पाई 2py, तो मैं इसके लिए साथ में लिखूंगा u। तो यहां पे जो चीज समझनी है आपको कि आप यहां पे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहे हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ओनली अवेलेबल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी has no probability to exist along internuclear axis. So internuclear axis is counted as nodal plane for pi electrons. इसलिए मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को उनके लिए नोडल प्लेन बताते हुए जब रोटेट किया उसके अराउंड, तो ये लोग ऊपर ये लोग नीचे आई और अपीयरेंस बदल जाएगी पहले से। तो दिस इज अनसिमेट्रिक, इट्स यू, भले ये बॉन्डिंग है। अगर यही एंटी बॉन्डिंग होता, दिस इज 2py, वेव फंक्शन का साइन प्लस माइनस, दिस इज वेव फंक्शन का साइन माइनस प्लस, एंड जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि जो लोग इंटरफेयर करेंगी उनमें वेव फंक्शन का साइन ऑपोजिट है, सो दे विल नॉट लाइक ईच अदर, दे विल ट्राई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इनको दिखाया कैसे जाता है, इट इज लाइक दिस, पहले तो छोटा साइज का श्रिंक कर गया साइज, लाइक दिस, मतलब ऐसे समझ लो ये दोनों आपस में एक दूसरे से नाराज है, इसने अपना मुंह इधर फेर लिया, उसने अपना मुंह इधर फेर लिया, लाइक नाराज के उधर देख रहे। हम कह रहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में कहीं नहीं आने देंगे, अपने अपने ऑर्बिटल में अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिखाएं। तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोडल प्लेन। Why it is nodal plane? Because horizontal plane में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही मिल सकती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाए जाने की संभावना 0 है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोडल प्लेन। बट एक और नोडल प्लेन आ जाएगा इनके बीच, सो देयर आर 2 नोडल प्लेन इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहां जब आप रोटेशन करोगे तो एक बार रोटेशन इसके अराउंड देनी है, पहली रोटेशन, फिर इसके अराउंड रोटेशन देनी है। तो अब आप खुद इमेजिन करना, मैं आंसर बाद में बताऊंगा, पहले इसके अराउंड रोटेट करो और ड्रॉ करो कॉपी में, फिर इसके अराउंड रोटेट करो और देखो फाइनली रिजल्टेंट ऑर्बिटल जो बनता है क्या वो इसी जैसा दिखेगा या डिफरेंट दिखेगा, एंड टेल मी
कि वो जिरेड है या अनजिरेड है। चेक करो, दो रोटेशंस करके देखनी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग और फिर नोडल प्लेन के अलोंग। एंड आई एम गेटिंग वेरी करेक्ट आंसर फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यस इट इज जिरेड ऑर्बिटल, वेरी वेरी गुड, ऑसम, ये जिरेड आएगा। अभी देख लेते हैं कैसे। जिन्होंने करके देखा बहुत अच्छी बात है, दोज हु हैव इमेजिन्ड और हु हैव ड्रॉन, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं, लाइक दिस, दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस। पहला रोटेशन मैंने ऐसे करवाया, यानी कि ऐसे। तो जो ऊपर था, ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आया। पर जो राइट वाला है वो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, बस ये फ्लिप करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि ये रोटेशन ऐसे दिखेगी। दिस इज माइनस प्लस, तो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस। पर जो नीचे है वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, राइट वाला राइट में रह गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रह गया। लेकिन जब आप यहां पे इसको इसके अराउंड रोटेट करोगे, इस नोडल प्लेन के अराउंड रोटेशन, तो अब ये पलट के लेफ्ट राइट इंटरचेंज होंगे। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। So this plus and minus will be on this side, this minus plus will be on this side, और दिखने में ये ऐसा दिख रहा है सेम। तो मैं बोलूंगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज जी। तो यहां पे आपने अगर जब ये जी और यू निकालने सीखे, तो आप ये मैक्सिमम टफ पार्ट एमओटी का देख चुके हो, इससे ज्यादा टफ आपके कोर्स में नहीं आ सकता। इसलिए अगर आपको ये समझ में आ गया कि रोटेशन पहले हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड करनी है, फिर नोडल प्लेन के अराउंड करनी है, और अगर किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं आया तो आप सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड करोगे, राइट? क्योंकि रोटेशन दोनों करके दिखानी है, पहले नोडल प्लेन के अराउंड, फिर पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड, फिर नोडल प्लेन के अराउंड। दोनों लेने के बाद डिसीजन लेना, एक रोटेशन करने के बाद डिसीजन नहीं लेना। ओके, पे जाके हमारा एमओटी का सबसे टफेस्ट काइंड ऑफ द पार्ट खत्म हो चुके हैं। तो जिस रूल से बता रहा हूं कि फर्स्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाद में नोडल प्लेन, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करो, क्यों अपनी चलानी। तो दैट डजंट मैटर बेसिकली। तो आप जो भी करना है, मैं लंच करना है तो यू कैन लीव द क्लास, टाइम अभी हुआ नहीं, आई हैव द टाइम, एंड डोंट फॉरगेट कि अभी मुझे पढ़ाना है। तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में एक चीज तो हमने ये सीख ली। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। हेडिंग बनाइए मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, those who want to leave they are most welcome to leave, बट अभी मैं 10 मिनट्स और दूंगा। अब जो मैं मेटेलिक बॉन्ड आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज वेरी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से सवाल बहुत रेयरली आती है। तो मेटेलिक बॉन्ड को आप सिर्फ सुनोगे, आप लिखोगे नहीं। लेकिन आपको अगर बाय चांस बहुत क्यूरियोसिटी हो कि मुझे नोट्स बनाने हैं, जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा, आप उसको शीट से पढ़ोगे, एज शीट से पढ़ोगे, और उससे रिलेटेड जो सवाल है आप खुद ही देख लेना, बहुत गिने चुने सवाल है शीट में, क्योंकि वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ द टॉपिक है। पर फिर भी हमें करना है, क्योंकि उसका यूज कुछ हद तक 12th में आपको मिलेगा।
तो मेटालिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप सिर्फ सुनेंगे। मेटालिक बॉन्ड को दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मेटालिक बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए दो थ्योरीज दी गई है, दो मॉडल अलग अलग है। वन इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड अनदर इज बैंड थ्योरी। तो जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट लॉरेंस एंड ड्रूड। There are two different scientists, Lorentz and Drude, who proposed this model. आपने अभी तक जो बॉन्ड्स पढ़े अपनी प्रीवियस क्लासेस में, वो है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के बाद मेटल केटायन बनेगा, नॉन मेटल एनायन बनेगा। तो केटायन एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। So attraction between two oppositely charged ions, but that is the bond formed between metal and non-metal. रही बात कोवलेंट बॉन्ड में, तो हम कहते हैं एक नॉन मेटल जब दूसरी नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा, लाइक क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इन्होंने शेयरिंग कर ली, तो दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो केटायन और एनायन में होगी वो आयनिक बॉन्ड को जन्म देगी। When there is a bond between the two non-metal which is formed by sharing of electron, we call it as कोवलेंट बॉन्ड। पर अब जो हम बॉन्ड करने वाले हैं, एक मेटल के एटम और दूसरे मेटल के एटम के बीच में कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक है, या वो बॉन्ड कैसे बनता है। यहां पर ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, नो वन कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप जो भी बॉन्ड पढ़ोगे वो बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड की तरह एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर कोई किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से गेन भी नहीं कर सकता। तो यहां का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड भी नहीं। तो इस बॉन्ड को समझाने के लिए लॉरेंस और ड्रूड ने बोला कि मेटल को कुछ अलग तरीके से इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करो, लेट्स हैव ए लुक। यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस। मैंने आपको एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना के दिखाया। बेसिकली इस 3 डायमेंशनल क्यूब में मैंने, अगर ध्यान से देखो तो मैंने एक मिनी क्यूब लिया, ऐसे 8 मिनी क्यूब इस बड़े क्यूब में है, 4 मिनी क्यूब नीचे, 4 मिनी क्यूब ऊपर, 2 फ्रंट में, 2 बैक में। ये जो मैंने पूरा अरेंजमेंट बनाया, अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट में अगर मैंने यहां पे सपोज एटम्स कुछ इस तरह से रखे, एटम्स, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बीच वाली लाइन इमेजिन मत करो, मतलब ऐसा सोचो कि ये लाइन नहीं है बीच में, एटम्स आर अरेंज्ड लाइक दिस, लाइक दिस इज वन लेयर ऑफ एटम, उसके नीचे बिल्कुल ऐसी अनदर लेयर ऑफ एटम। तो क्या आप ये देख पा रहे हो, एटम्स के अरेंज होने का एक पैटर्न बन रहा है, लाइक दिस। तो अगर ये एक शीट बनी, इसी तरह एक शीट, ये शीट ऑफ एटम, शीट ऑफ एटम, शीट ऑफ एटम, और 3 डायमेंशनल शीट ऑफ एटम,
This is how atoms are arranged in the metal when they are in solid form. Atoms are tightly packed. This is how we call it as a crystal is formed. क्योंकि क्रिस्टल वर्ड का मतलब है एटम्स के जुड़ने का एक अच्छा सा पैटर्न है, और वो रिपीटेड पैटर्न एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जनरेट कर रहा है. एंड दिस कंप्लीट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वी कॉल क्रिस्टल लैटिस. तो मेटल के अंदर एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, लाइक वन शीट ऑफ एटम, अनदर शीट एंड फुल पैक होके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो मेटल्स के अंदर एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे आर अरेंज्ड इन ए वेरी नाइस पैटर्न एंड वी कॉल दिस कंप्लीट ज्योमेट्री, दिस वी कॉल इट एज क्रिस्टल लैटिस. इस क्रिस्टल लैटिस में वो ये कह रहा है, एज्यूम करो कि ये पोटेशियम का एटम. तो पोटेशियम के एटम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 19 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. तो पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे दूर होते हैं, तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे मिनिमम है, तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. तो पोटेशियम के एटम को इमेजिन लाइक दिस इज प्लस एंड दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन. Who is this प्लस? प्लस में मैंने इस पूरे को क्या क्या काउंट किया? न्यूक्लियस, 19 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है. दैट कंप्लीट पार्ट ऑफ द एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉजिटिव एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज द 1 इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. और ये पूरा डिस्क्रिप्शन बन गया एक एटम का. तो एटम को 2 हिस्सों में उसने का इमेजिन करो. एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हु इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंटायर एटम ओनली एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर मैंने कैल्शियम लिया होता, यहां वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो मैं कहता 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी +2 चार्ज पूरा एटम. तो एटम के 2 पार्ट में इमेजिन करो. सो दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड कर्नल. तो कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह इस पूरे क्लाउड को देखो कि हर एटम पे यहां 2-2 इलेक्ट्रॉन. लाइक मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं सपोज, तो कह रहा इमेजिन करो यहां सब +2 चार्ज कैरी कर रहे और सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये इमेजिन करो कि ये पूरे ज्योमेट्री में पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है जिसको हमने कर्नल का नाम दिया है, दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव. बट दिस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर जस्ट रैंडमली मूविंग द एटम्स इन द गैस पूल. कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आर जस्ट रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर. तो फुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, बट कर्नल्स आर नॉट फ्री टू मूव. अब इन सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एज्यूम इट लाइक बिग पॉजिटिव फील्ड और उसके सराउंडिंग में बड़ा सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है. उनमें जो अट्रैक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन बिग एरे, बिग ह्यूज नंबर ऑफ कर्नल विद देयर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां नहीं है, ये पूरे बिखरे पड़े घूम रहे हैं. इसकी जगह पे कभी इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी जगह पे कभी किसी का इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी जगह पे कभी किसी का इलेक्ट्रॉन आ गया. इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर लाइक एटम्स आर मूविंग इन द गैस. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दोस इलेक्ट्रॉन्स which are delocalized, they are scattered everywhere, and attraction of those electrons with this kernel, that is called metallic bond. तो metallic bond में ये जो नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसका ये मतलब है इमेजिन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली. उनके अंदर कर्नल धसे पड़े हैं, कर्नल आर एम्बेडेड, दे आर फिक्स्ड, they cannot move, they can only vibrate. So in the sea of electron, in the sea of valence electron,
kernels are fixed and they are embedded, and the electrostatic attraction of kernel with the valence electrons, this combined attraction is called metallic bond. तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इस मेटालिक बॉन्ड के आधार पे हम ये कैसे प्रूव करते हैं why metals shows luster, why metals are good conductor of heat and electricity, why metals have high melting and boiling point, on what basis you can compare which metal has strong metallic bond, which metal has weak metallic bond. पर अभी आपने सिर्फ metallic bond की definition समझी. So with this I am going to close this class and we will see you in the next class. तब हम इसका सारा detailed description next class में देखेंगे. Thank you so much and have a nice day.